नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत और आप देख रहे हैं बिफोरप्रिंट.इन की खास पेशकश चुनावी विश्लेषण। आज हमारे साथ मेहमान के रूप में जुड़ चुके हैं जिले के वरीय पत्रकार डॉक्टर प्रदीप झा, बेबाक पत्रकारिता के लिए जाने जाने वाले सुकेश राणा और अनुभवी पत्रकार प्रदीप सर। आपसे सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपसे मेरा ये सवाल है कि बिहार की राजनीति में अभी तक दो गठबंधन हुआ करते थे और जनता इन्हीं दोनों में से किसी एक को चुनती थी, लेकिन वर्तमान में इस वर्ष गठबंधन में कई फाड़ हो चुके हैं। जनता कंफ्यूज है, करे तो करे क्या? इस विषय में आपका क्या कहना होगा? देखिए, व्यक्ति की तरह राजनीति में भी महत्वाकांक्षा बढ़ गई है और इसी के कारण ये सभी दल में जो उनके नेता होते हैं वो अपने ऊपर वाले नेता को दाब करके आगे बढ़ना चाहते हैं और इसी की परिणति यह हुई है कि आज राजनीति में अनेक दल हो गए हैं और अनेक दल होने के बाद स्थिति यह है कि किसी को अपने दल पर विश्वास नहीं है, इसलिए सब तालमेल करते हैं और तालमेल अभी स्थिति ये है कि किसी का कोई सिद्धांत नहीं है। कम्युनिस्ट भाजपा के साथ तालमेल कर दे, यह भी आश्चर्य की बात नहीं है। महाराष्ट्र में आप देख ही चुके हैं कि वहाँ शिवसेना ने क्या किया। ऐसी स्थिति में जो जनता के सामने आएगी, जनता उन्हीं को पसंद करेगी, उसमें से चुनेगी कि कौन अच्छे हैं कौन बुरे हैं। लेकिन बिहार में वर्तमान स्थिति यह है कि अभी महागठबंधन और एनडीए के बीच ही सीधा मुकाबला दिख रहा है। लेकिन वर्तमान में तो कई पार्टियां टूट चुकी हैं अलग अलग गठबंधन से। मुकेश सहनी टूट गए हैं राजद के साथ से, लोजपा टूट चुकी है बीजेपी के साथ से। सबका अपना अपना वोट बैंक और आधार है सभी पार्टियां की। तो इसमें अब लोग क्या करेंगे, जनता क्या करेगी? कंफ्यूजन है। देखिए, किसी का कोई वोट बैंक नहीं है, इन दलों का जातीय वोट बैंक है। जी 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 जी। यह इन लोगों का दावा है कि हमारी जाति के लोग हमको वोट देते हैं, लेकिन फैक्ट ये है अगर ऐसी बात होती तो मधेपुरा के आलमनगर में कभी नरेंद्र बाबू नहीं बनते, इसलिए कि उनकी जाति की बहुलता वहाँ कम है। वो लोग क्लेम करते हैं और मेरे ख्याल से मीडिया वाले भी और राजनीतिक दल के नेता भी मान लेते हैं कि वह अपने जाति का नेता है, इसलिए उसको हम साथ लेंगे तो जीतेंगे। स्थिति देख ही चुके हैं पिछले लोकसभा चुनाव में कि कोई ऐसे लोगों का कहीं नहीं चला, सब हारे और इसी हारने के बाद लोगों को महसूस हुआ राजनीतिक नेताओं को कि बेकार इन लोगों के लिए, इसलिए इस बार इन लोगों को दरकिनार किया गया। एलजेपी की बात जहाँ तक है, उनकी महत्वाकांक्षा है कि हम मुख्यमंत्री बने 143 के बीजेपी का तो साथ दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, अभी कल मैं देख रहा था कि कह रहे हैं कि नीतीश की खैर नहीं और नरेंद्र क्या इस तरह कुछ बात लोग कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी से बैर नहीं, इस तरह की बात आ रही है। वो कहेंगे ही ना, उनके दिमाग में ये है कि मैं नीतीश कुमार के बदले में भाजपा को साथ लेकर के, अभी जो महाराष्ट्र में हुआ है पिछले दिनों, उसको लेकर के तो दलों में यह बात आ ही गई कि कभी किसी से कोई समझौता कर लो, तो उसी समझौता के तहत चाहते हैं कि दरकिनार कर देंगे नीतीश को, हम प्रधान मुख्यमंत्री हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनको कितना उनका दल, उनका क्या स्थिति है, वो तो पिछले चुनाव में देख चुके हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उनका क्या है, तो 2 आदमी उनका चुन के आया। तो अभी एक्सपेक्टेशन तक आपने ही कहा कि वह जाति का नेता होता है, तो जाति का नेता से नहीं चलने वाला। जब तक समाज को लेकर नहीं चलिएगा तब तक लेकर नहीं होगा। आज नीतीश जी की मोदी जी ऐसा थोड़ा है कि जाति को लेकर चल रहे हैं, एक समाज को लेकर चल रहे हैं, इसलिए अभी आगे बढ़ रहे हैं। तो यह सब अंतिम फैसला जनता कन्फ्यूज है ना, जनता क्या करेगी? जनता कोई कन्फ्यूज नहीं होगी। जनता अपने मन में जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही जनता बोलती है कि जनता यही बोलती है कि बेकार है बेकार है। तो सब समझती है जनता ना कौन क्या है। कहीं जो अपने बल पर जीत लेगा नहीं तो इन लोगों का दल का कोई नहीं है। अगला सवाल हमारा देवेंद्र सर से होगा। और सर ये बताइए कि अभी जो वर्तमान परिवेश है राजनीति का, बिहार की राजनीति का, कई पार्टियां दरकिनार हो चुकी हैं, तटस्थ हो चुकी हैं और कई नई पार्टियां भी चुनाव में उभर के सामने आ रही हैं। तो आपके नज़र में इन नई पार्टियों का या जो छोटी छोटी पार्टियां अलग अलग गठबंधन बना रही है, इसका क्या महत्व रह जाएगा, क्या भविष्य होगा इसका? तो श्रीकांत जी, छोटी पार्टियों का
भविष्य कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, इस बात से भी दिल का दरकिनार नहीं किया जा सकता कि छोटी पार्टी के जो नेता है वो कुछ न कुछ वोट कटवा बनेंगे। वोट कटवा बनेंगे तो सीधा मुकाबला आपको महागठबंधन और एनडीए में होगा। और जहाँ तक ये एलजेपी अलग हुआ है तो ऐसा लग रहा है कि इससे जैसे एलजेपी हो गया, जदयू हो गया और इधर महागठबंधन हो गया, तो लग रहा है अधिक परिप्रेक्ष्य कहीं न कहीं इसमें महागठबंधन को फायदा हो सकता है। और सुनने में ये भी आया है कि जैसे एलजेपी है तो कुछ लगता है कि बीजेपी का भी वोट बैंक उधर खिसक सकता है, क्योंकि वो बीजेपी से वो मैंने जहाँ बीजेपी कैंडिडेट है वहाँ उनको समझौता है, जदयू से नहीं है। ऐसी भी संभावना है कि वो मतलब इससे महागठबंधन को फायदा हो सकता है, कहीं कहीं एलजेपी फायदा मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि मैंने महागठबंधन को फायदा मिल सकता है। लेकिन इन छोटी छोटी ये पार्टियां बन रही हैं, तैयार हो रही हैं, या नई पार्टियां आ रही हैं जिनका नाम हम लोग सुन रहे हैं, उनका भविष्य क्या होगा, उनका महत्व क्या रह जाएगा वोटरों के बीच? उनका महत्व कुछ नहीं रहेगा, बस वो वोट कटवा बन के रह जाएंगे। और पब्लिक बीच यही होगा कि हल्का वो वोट करवाएंगे और हल्का जो अपना इधर उधर खेल करेंगे, जैसे पैसे का खेल होता है और सबका खेल होता है, तो यही उनका कुछ नहीं होगा। पप्पू यादव भी एक नया गठबंधन तैयार किए हैं अभी कई पार्टियों को लेके, तो क्योंकि है क्या कि अब पब्लिक जो है वो उतना बेवकूफ़ नहीं रहा, पब्लिक समझदार है। पब्लिक आप उन्हीं को वोट देंगे जो सरकार बनने की स्थिति में, तो जिनका सीधा मुकाबला होगा, चाहे एनडीए हो या महागठबंधन हो, तो यही दो में से एक को चुनेंगे, क्योंकि पब्लिक भी अब समझदार है। इसीलिए ज़्यादा संभावना है कि सीधा टक्कर होगा और छोटी दल जो है वो अपना साइड में वोट करवा लेकिन रहेंगे। इसी अगला सवाल मेरा सुकेश सर से होगा कि सर ये बताएं कि बिहार में कोरोना का असर तत्काल अभी कम होता दिख रहा है, विधानसभा चुनाव है आगे, कहीं सरकार आंकड़े तो नहीं छिपा रही, तो क्या करना है सर? ऐसा नहीं है श्रीकांत जी कि सरकार आंकड़े छिपाने वाली जैसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अभी देखिए ऐसा है कि अभी का जो राजनीतिक दौर है वो थोपने वाली राजनीति का दौर शुरू हो गया, और ये पूरे बिहार ही नहीं मानिए तो अभी हाल में महाराष्ट्र आपने देखा, कुछ और जगह पर भी आपने देखा होगा कि थोपने की राजनीति शुरू हो गई कि थोप दो जनता पर वो। अब रही बात कोरोना से बनी बात, तो कोरोना का देखिए क्या हो गया कि बिहार में और ही नहीं पूरे भारत में मतलब इन करने का लगभग 7-8 महीना हो चुके हैं, 9 महीना हो चुके हैं। इतने लंबे समय में जब मतलब आप उसको अगर पिक रूप से देखिएगा तो मार्च से अगर आप जो है लॉकडाउन की तरफ से, तो आपका पिक आ गया है। और ऐसा माना जा रहा है, हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि देश में हर्ड इम्यूनिटी पिक पर आ गया। तो जब जैसे किसी बीमारी का इस ढंग की नई बीमारी का जो पिक होता है उसके बाद वहाँ डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। अब क्या हुआ है कि अभी दिल्ली को देखिए, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र को देख लीजिए, तो इस स्थिति में आप मान लीजिए कि कोरोना में बहुत ज़्यादा तथ्य तो सरकार ऐसे भी नहीं छुपा सकती, अब तथ्य छुपे भी नहीं रहा, डाउन होने की मतलब आपका ये कहना है कि आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं बिहार में, भारत में, फिर बिहार में कोरोना जो है वो डाउनफॉल हो रहा है उसका? कोरोना निश्चित रूप से डाउनफॉल हो रहा है। आप देखिए ना, ऐसे भी जो आप हमारा जो सीमांचल का क्षेत्र है तो मलेरिया और कालाजार का क्षेत्र रहा लंबे समय से, तो यहाँ पर ऐसे भी जो भी कोरोना के पेशेंट हैं, कुछ अगर सीवियर पेशेंट को छोड़ दीजिए तो सब माइल्ड टाइप के पेशेंट है, 2-4 दिन में या किसी को हुआ वो गुजर गया। तो उसको राजनीति से ये कर करके जोड़ना कि नहीं विधानसभा के कारण उसको कम किया जा रहा है या आंकड़ा कम किया, अरे आंकड़ा सरकार कम कर सकती, पेशेंट की संख्या नहीं कम हो सकती है। अभी भी आप देखिएगा 1000 में 20, 30, 40, 50, 60, 100, चलिए हो सकता है 150, बस वही है 5 से 10% का रेशियो चल रहा है। तो ऐसा इसको नहीं जोड़ सकते। हाँ, ये बात थोड़ा सही है कि अगर आंकड़े की बात कीजिए तो थोड़ा सा आंकड़ा का खेल तो सरकार खेलती ही ऐसी, लेकिन कोई विशेष बात इसमें सरकार आंकड़ा खेल कर रही, कहीं ना कहीं ये बात आ रहा है कि सरकार आंकड़ों से खेल रही है। नहीं, सरकार खेल रही है तो ये तो एक गहन चिंता के विषय है, हो सकता है, लेकिन मेरे नज़र में ऐसा नहीं कि सरकार आंकड़ा को भी खेल खेले। अभी हर्ड इम्यूनिटी है, उसके बाद डाउनफॉल होना ही होना है। और अपने इलाका में ही आप देखिए, आप अपने ही नज़र से देखिए, जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आप अगर आप किसी को कोरोना हुआ तो पहले जहाँ तक लोग इतना ज़्यादा हार्ट सेंसिटिव था, तो अब क्या है, आप देखिएगा कोरोना अच्छा कोई बात नहीं, घर में रहिए, 4 दिन आप 2 दिन आप फिर वो मार्केट में घूम रहा है। और अपने यहाँ खास करके सीमांचल को ही अगर नजरअंदाज कीजिए तो मृत्यु दर क्या है, 0.13 पॉइंट से ज़्यादा नहीं भाग रहा है। तो यहाँ ऐसी नहीं, जो सीवियर पेशेंट छोड़ दीजिए तो सब माइल्ड पेशेंट मिलेंगे। इसलिए इसको राजनीति से जोड़ कर करके इसका अच्छा या बुरा का अंक गणित नहीं। अब बात करते हैं
कि विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। मधेपुरा जिले की अगर बात करें तो यहाँ 4 विधानसभा क्षेत्र है। तो अभी हम बात करेंगे इन सभी लोगों से कि क्या होगा मधेपुरा के चारों विधानसभा में, लोगों की समस्याएं क्या है, कितना विकास हुआ है, जनता के साथ को कितना न्याय मिल सका है। तो देवेंद्र सर आपसे जानना चाहेंगे क्या है मधेपुरा की राजनीति, क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। मधेपुरा में सबसे बड़ी तो NH जो जर्जर है, ये तो समझिए कि सब आदमी की जुबान पर है और काफ़ी लोग इससे परेशान हैं। NH को बनना लगता है कि पिछले 2 साल से ये स्टार्ट हुआ है, लेकिन कब बनेगा ये जनता के बीच ये चर्चा हो रहा है कि कब बनेगा। हम लोगों का क्या यही हाल रहेगा क्या? मेन समस्या वो है तो मुद्दा होगा चुनाव में, एक चुनावी मुद्दा होगा ये। और दूसरी बात है कि मतलब ये भ्रष्टाचार जो है ना, मतलब देखिए अफसरशाही, मतलब कि कोई भी काम बिना पैसा का होता नहीं। किसी भी ऑफिस आप चले जाइए तो अगर आप मान लीजिए हम पत्रकार हैं या कुछ हैं, ये होगा कि हाँ होगा, लेकिन लंबा प्रोसेस से गुजरना होगा। लेकिन अगर आम आदमी जाए तो वहाँ बस पैसे का खेल होता है और उसका काम तुरंत हो जाएगा। आपका काम नहीं होगा लेकिन उनका काम होगा, क्योंकि जो पैसे देता है। इसीलिए ये सबसे बड़ी चुनावी मुद्दा होगा। और जनता के बीच के पैसे, बिना पैसे का काम नहीं होता है। और ये NH जो जर्जर ये सबसे बड़ी मतलब समस्या है। श्रीकांत जी, मैं देवेंद्र भाई के बात से सहमत हूँ, लेकिन मेरा एक जो बड़ा चीज़ है, ये आप लोग को भी मान लेना चाहिए कि अभी जो अपने मधेपुरा या जोड़ लीजिए कोसी की राजनीति भटकाव के दौर में गुजर रही है। समझे ना, भटकाव की स्थिति में आगे अभी देखिए ना पॉलिटिकल लोगों में और ना पार्टी में, ना पार्टी हाईकमान यहाँ के लोगों पर विश्वास कर रही है, स्थानीय जो उम्मीदवार हो या अपने आप को मान रहे हैं, या चाहे स्थानीय जनता हो, सब भटकाव की स्थिति में है, सब दुविधा की स्थिति में चल रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या मिलेगा। पटना में क्या बिजली पकड़ा है, वहाँ भी हाईकमान मान रही है कि नीचे के लोग बहुत विश्वसनीय नहीं है। क्योंकि कि आप देख लीजिए कि पूरे चुनावी प्रकरण में, जरा पूरे ये सीन में विकास जो है सब दिन से एक मुद्दा बनने से पहले ही बिखर जाता है। कभी भी विकास मुद्दा नहीं बन पाता है, ले दे करके वही भटकाव की स्थिति पैदा हो जाती है, वही असमंजस में गलत लोग यहाँ कर जीत करके चले आ रहे हैं। अगर ये हो सकता है कि कुछ हम अति बोल रहे हो, लेकिन इतना भी तय है कि अगर ऐसी बात नहीं होती, अगर विकास के मामले में सारे लोग एकजुट होते, सिर्फ आप नेता को नहीं बोल सकते हैं, आप नेता को केवल दोषी नहीं, नेता वही करते हैं जो आम जनता चाहती है। तो आम जनता विकास के प्रति बहुत गंभीर इसलिए भी नहीं हो पाती है क्योंकि जो अच्छे लोग हैं वो पूरे सीन से अलग रहते हैं। जो तथाकथित लोग सब है, जो अपने आप को किसी पार्टी या किसी संगठन से जुड़े हुए पाते हैं, वो लोग में क्या है, ना समाज के प्रति डेडिकेशन, ना समाज उसके प्रति डेडिकेट है। यही कारण है, ये जो भटकाव के कारण है। कोसी और खास करके मधेपुरा का जो चारों विधानसभा है, वहाँ विकास का यात्रा जो है बहुत धीमी है, कहिए विकास ठप सा है। और यही कारण है कि 2 साल हो गया, इतना ज़्यादा विकास निरंकुश नहीं हो सकता है कि 2 साल जो काम शुरू होगा आज भी पूरा नहीं होगा या आधा भी नहीं हो सकता है। आप देख लीजिए शहर में नली गली योजना का, आप जल नल योजना का देख लीजिए, 26 करोड़ का मामला, 36 करोड़ का मामला, आज भी देखिए कहीं कुछ नहीं हुआ है। सरकार आदेश करती है केस कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन संवेदना की स्थिति देखिए कुछ करने की तैयार लोग। आज ये स्थिति है विकास के मुद्दे पर लोग एक जगह जुट नहीं रहे। कभी भी हम लोग ये नहीं आज तक छापे होंगे कि नहीं विकास के कारण सारा लोग जाम कर दिया, कभी नहीं। भावनात्मक सिर्फ यहाँ प्रतिकार होता है। आप देखिए वहाँ दलित की राजनीति है, दलित की राजनीति होती है, यहाँ लोग कैंडल मार्च निकालते हैं। यहाँ ये घटना हो गई, कैंडल मार्च निकाले, विरोध प्रदर्शन, लेकिन विकास को सामूहिक आधार बना करके कभी अपने इलाका में यहाँ के लोग और यहाँ के जनप्रतिनिधि या छोटे स्तर पर भी जनप्रतिनिधि कभी एकजुट नहीं होते। यही कारण है यहाँ विकास दम तोड़ देता है। देखिए सही बात यही है कि सरकार फिलहाल 10-15 साल की बात करें हम, तो सरकार ने विभिन्न योजनाओं से विकास का कार्य किया ही है। और इसको आप लोग कमोबेश सब हम लोग मानते ही हैं। तो या बिजली नहीं थी, बिजली आ गई, सड़क भी एक से एक बेहतर हो गई है। NH हमारा खराब है। NH क्यों खराब है, तो इसमें सरकार को दोष देते हैं तो यह भी गलत बात होगी। इसलिए कि सरकार ने तय कर दिया, ठेकेदार हो गया, ठेकेदार फेल हो गया। देखिए विकास कोई मुद्दा नहीं रह गया, इसलिए नहीं रह गया कि पिछले हम लोग जितना दिन से लगभग 30-35 साल से अनुभवी है देख रहे हैं, कभी विकास मुद्दा रहता ही नहीं है। अगर इस गांव में सड़क नहीं है तो उस गांव में सड़क मुद्दा है।
दूसरे गाँव में मुद्दा है नहीं, कहे तो उसके पास बढ़िया सड़क है। उसका होता है कि विधायक जी के पास गए, विधायक जी गप नहीं खेल गए, इस टाइप का मुद्दा होता है। विधायक भगवान थोड़े है कि आपको सब जगह उपलब्ध है। एक बड़ी समस्या आ रही है सर सामने अभी, कोरोना काल से हम लोग अभी गुजर रहे हैं। बिहार के काफी लोग अपने क्षेत्र के, खासकर काफी लोग दूसरे राज्यों में काम कर रहे थे। कोरोना काल में सभी लोग वापस आए, कैसे वापस आए, सरकार क्या की क्या नहीं की सबके सामने है। लेकिन फिर से वो लोग वापस हो रहे हैं, पलायन कर रहे हैं क्षेत्र से। सरकार इसको रोकने में विफल रही है, इस पे क्या कहना है आपका? सरकार कैसे रोक सकती है उनको? तो सरकार को कहा था, सरकार ने कहा था कि आप आए, आपको हम रोजगार प्रोवाइड कराएंगे। सरकार रोजगार देने में सक्षम है या नहीं? रोजगार का देखिए वो उसको आधार उसको नहीं मान सकते हैं। रोजगार का कोई अस्थायी क्षेत्र नहीं होता, वो सुविधा के अनुसार और अपने फायदे के अनुसार वो तय होता है। अगर मान लीजिए मैं मधेपुरा में हूँ, अगर यहाँ पर अगर मैं टेक्नीशियन का काम कर रहा हूँ, अगर 20,000 रुपया मिल रहा है, अगर मुझे कतर में 40,000 मिलेगा तो निश्चित रूप से हम कतर जाएंगे। तो आप कहिएगा कि बिहार में रोजगार नहीं है, तो इसको यह मानक नहीं तय कर दिया जा सकता है कि रोजगार का तो अपनी सुविधा और परिस्थिति भी बड़ा मायने रखता है। देखिए बिहार जहाँ था उससे बिहार बहुत आगे बढ़ चुका है, ये तो निश्चित, लेकिन कतर नहीं हो सका है, अरब देश नहीं हो सका है, उसमें समय लगेगा। इसलिए लोग माइग्रेशन होता ही रहेगा, लोग भागते ही रहेंगे, फिर दुखद समय आएगा, फिर वापस आएंगे, फिर जाएंगे, फिर जाएंगे। इसमें सरकारें तभी रोक सकती है जब हम पूरा डेवलप हो जाएंगे, तो उसमें अभी समय लगेगा। ऐसा जहाँ तक हम कहें ना कि रोजगार की मांग है, अभी अब जो आप बताए कि बस से लोग या भाग करके, पैदल भाग करके यहाँ आए, उनको कई जगह पर ट्रेनिंग भी दिया गया, लेकिन सवाल ये है कि वो ट्रेनिंग लेने के भी इच्छुक नहीं है, तो यहाँ कम पैसा मिलता है। हाँ, अब यहाँ जो आप देखिए जो आते थे उनको क्वारंटाइन में पहले रखा गया। उस क्वारंटाइन में स्थिति ये था कि वो खुद से गर्म पानी भी नहीं कर सकते थे, क्वारंटाइन में थे और खुद से गर्म, और हम लोगों को फ़ोन करता था कि देखिए यहाँ गर्म पानी नहीं है पीने के लिए, जबकि गर्म पानी वो बढ़िया से कर सकता था। सवाल ये है कि आज से नहीं, शुरुआत का दौर देखिए कि कोरोना से लोग कितने डरे हुए थे, आयोजन करता भी डरा हुआ था कि हम वहाँ जाते थे हमको हो जाएगा। आप तो भुक्तभोगी रह चुके हैं, तो समझ ही रहे हैं ये बात। तो अब तो वह डर नहीं है, अब लगता है कि क्या ऐसा हो गया, लेकिन उस वक्त तो बहुत डरा हुआ था। और वैसे स्थिति में लोगों ने जितना किया हमको लगता है कि बहुत अधिक किया। प्रदीप सर, आप काफ़ी अनुभवी हैं और कई चुनाव को देख चुके हैं। ये बताइए सर कि मधेपुरा में, जो मधेपुरा का कोसी का क्षेत्र है मधेपुरा, और तब से लेके अब तक कितना विकास हो पाया है? लगातार चुनाव हो रहे हैं, विधायक भी बन रहे हैं, विकास कितना हुआ है इस क्षेत्र का? देखिए समय के साथ तो विकास सब जगह का होता है, मधेपुरा का तो विकास। आलमनगर की बात करते हैं, आलमनगर एक अपराध से त्रस्त क्षेत्र था, वहाँ अपराध से लोग त्रस्त हुआ करते हैं, क्या कंडीशन है वहाँ का? बेहतर है आलमनगर का, और आलमनगर में जो विकास होना चाहिए वो संभव ही नहीं है, इसलिए कि आलमनगर और चौसा का एक भाग बिना तटबंध का कोसी का भाग है। जहाँ तटबंध नहीं, वहाँ प्रत्येक साल बाढ़ आती है, वहाँ प्रत्येक साल नरेंद्र नारायण यादव विधायक के प्रयास से सड़कें बनती है, स्कूल बनता है, सब मस्त होता है। तटबंध तो बनना चाहिए, तटबंध बनना चाहिए, वो बड़ा प्रोजेक्ट है। तटबंध बनना चाहिए। आखिर नदी तो कहीं खुलेगी ना, वो आगे जाकर के कुर्सेला में मिलती है, तो नदी खुलेगी, नदी सब जगह तटबंध में नहीं, नहर की तरह नहीं नदी जाएगा। तो वही बात है कि वहाँ से क्या कहते हैं, मानसिक के बाद से सब पूरा तटबंध बनाना होगा, तो तटबंध तो खुलेगा। तटबंध जो हो जाएगा तो साइड का जो दोनों ओर का भूभाग है वो परती हो जाएगा, बलवाही रहेगा, एक साल पानी वो आता है और तब उतना मक्की की फसल होती है। तो आप चाह लीजिएगा तो बनने देगा नहीं, लोग का डिमांड नहीं है, आज तक सुने हैं कि तटबंध बना वहाँ, क्योंकि वो जो उपजाऊ मिट्टी आती है तो बाढ़ लाती है, सुकेश सर, आपसे मेरा एक सवाल है कि यहाँ दो क्षेत्र हैं, दो विधानसभा क्षेत्र, बिहारीगंज और सिंहेश्वर, व्यवसाय के लिए इसको काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। क्या लग रहा है, कितना विकास हुआ है व्यवसाय में वहाँ? विकास तो देखिए निश्चित रूप से हुआ, लेकिन अब एक बड़ी चीज आती है, समय के साथ साथ जो एक बुनियाद आपको बदलाव नहीं आ पाया। जैसे बुनियादी सुविधा में पहले सड़क आता है, उसके बाद बाजार आता है, वो क्या है कि यहाँ अभी भी बाजार जो है स्थायीकरण की और नहीं है, स्थायी बाजार नहीं हो पाया है।
अभी भी देखिए पटसन के लिए जो जिसको आप कहते हैं कपास की खेती, तो जब कपास को होता है तो आज भी कलकत्ता के मार्केट पर या पूर्णिया के मार्केट पर डिपेंडेंसी है। तो ओपन मार्केट के लिए या डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी संरचना की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो सबसे पहले सरकार को जो है रोजगार तो तभी क्रिएट होगा जब आप बुनियादी संरचना पैदा कीजिएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार पहले डेवलप करे और इस पर एक आम राय, सिर्फ सरकार पर थोपना एक बड़ी बात नहीं है, आम लोग को भी अपने तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में मदद करनी पड़ेगी। आज हम बराबर बिहारीगंज की बाजार जा रहे हैं, आज भी हम देखते हैं कि कभी जब आज ये स्थिति है तो पहले कितना समृद्ध हुआ होगा जब हम लोग सुनते हैं। तो आज भी बाजार बन सकता है, आज भी बाजार अपने ढंग से काम कर रहा है लेकिन रोजगार का दो पैमाना है, एक प्रत्यक्ष है एक अप्रत्यक्ष है। तो अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार नहीं दिख रहा है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा अपने आप में निगेटिव भी हो जाते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रोजगार अभी भी है और रोजगार अपने स्तर से बस अगर थोड़ा सा बुनियादी संरचना मजबूत कर दिया जाए तो निश्चित रूप से विकास और तेज होगा। सिंहेश्वर पर सरकार को विशेष फोकस होना चाहिए, क्योंकि पहला बात आप जान लीजिए, पर्यटन उद्योग ही दुनिया में एकमात्र उद्योग ऐसा है जहां 1 रुपया पाने के लिए मात्र 7 से 8 पैसा ही खर्चा करना पड़ता है। अगर सरकार उसको एक टूरिस्ट सर्किट से जोड़ दिया जाए सिंहेश्वर को, और वहां पर रोड रेल इस ढंग की अगर बुनियादी संरचना को स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि उसको केंद्र मान करके ये पूरे क्षेत्र का बहुत जबरदस्त विकास होगा। ये सरकार के और यहाँ स्थानीय लोगों के विकास का एक आधार होना चाहिए। तो मतलब मान के चलते हैं कि सिंहेश्वर विधानसभा में जो है जो पर्यटन का विकास है वो भी कहीं ना कहीं एक मुद्दा बन के एकदम निश्चित रूप से बनना चाहिए। अभी स्थानीय लोगों ने सड़क रेल के लेकर के आंदोलन शुरू किया, संगठन बनाई, अच्छी चीज है, अच्छा पहल है। उसी ढंग से अगर आप अभी तुरंत रिसेंटली अगर आप वहाँ पर एक बाईपास का इंतजाम कर लेते हैं, सरकार वो सिंहेश्वर जो बाजार है और बहुत तेजी से विकास करेगा। अगर आप तुरंत इमीडिएटली अगर स्थानीय रूप से प्रशासन या जनप्रतिनिधि कुछ दिन पहले अगर बाईपास का इंतजाम कर देते, बाईपास सड़क का कर देते, तो निश्चित रूप से जान लीजिए सिंहेश्वर बहुत बड़ा ऑटोमेटिक एक टूरिस्ट सर्किट के रूप में उभर जाएगा। देवेंद्र सर, आपसे मेरा एक सवाल होगा, आप भी काफी अनुभवी है, काफी चुनाव देख चुके हैं। बात करते हैं मधेपुरा विधानसभा की, तो कहा जाता है कि मधेपुरा समाजवादियों की धरती है, कितना विकास हुआ है? मधेपुरा का जहाँ तक है विकास तो हुआ है, जैसे मान लीजिए रेल फैक्ट्री या मान लीजिए यूनिवर्सिटी, ये सब दिख रहा है, लेकिन है क्या कि मान लीजिए जननायक कर्पूरी अस्पताल, ये सब तो विकास हुआ है। हमको लगता है यहाँ खाली सड़क जो है एक NH, यही एक मुद्दा बन सकता है। दूसरा है कि अगर सब्जी मार्केट थोड़ा विकसित हो जाए तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, और मान लीजिए और ये नाला, शहर में नाला व्यवस्था, जल निकासी की समस्या, जिससे इससे पहले था वो क्या कहते हैं वो बुडको का अभी जो पहले 3.5 करोड़ का किया था, अब बुडको का 140 करोड़ का परियोजना है कि मधेपुरा का हद तक वो समस्या दूर हो जाएगा। जल जमाव तो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ, तीनों ओर नदी है लेकिन जल जमाव लगा रहता है। तीनों ओर नदी का मतलब है कि पानी रहना ही नहीं चाहिए। बहुत समझिए कि पानी वो नदी में चला जाता है, लेकिन ऐसी संरचना यहाँ बनाया गया है कि पानी नाला में रह जाता है और जल जमाव रहने के यही कारण है। इसीलिए वो जरूरी है, मतलब वो मास्टर प्लान के तहत जो ये पानी की निकासी करना, नाला बनाना, और वो जो बनने वाला एक था कौन सिस्टम, और एक बनने वाला था नगर परिषद द्वारा, कौन सिस्टम कहते हैं, सीवरेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम। हाँ, पहले ड्रेनेज सिस्टम चाहिए तब वो बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं। यही सबसे बड़ी समस्या है। और जो भी प्रखंड का जो क्षेत्र है वो सीधे शहर से ढंग से सड़क से जुड़ जाएगा। चलिए, तो अपने वार्ता को यही विराम देते हुए हम इसको यही खत्म करते हैं। आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए, हम आपको दिखाते रहेंगे आगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।